जरा सोचिए, आपकी कमाई के सबसे बड़े सोर्स पर लगातार हमले हो रहे हैं, लेकिन फिर भी आपकी ताकत कम होने की बजाय बढ़ती ही जा रही है। सुनने में अजीब लगता है ना? खैर, यही है रूस की वॉर इकोनॉमी की पहेली, और आज हम इसी पहेली के हर एक सिरे को खोलकर देखने वाले हैं। एक तरफ हम देख रहे हैं कि यूक्रेनी ड्रोन्स रूस की तेल की धमनियों यानी उसकी रिफाइनरीज पर सटीक हमले कर रहे हैं, और दूसरी तरफ रूस की युद्ध मशीन वो बिना रुके बल्कि पहले से भी ज्यादा ताकत से चल रही है। तो सवाल यह है कि आखिर ये हो कैसे रहा है। चलिए सबसे पहले इन हमलों के स्केल को समझते हैं। रूस की 38 बड़ी तेल रिफाइनरीज में से आधे से भी ज्यादा यानी 21 यूक्रेनी ड्रोन्स का निशाना बन चुकी हैं। ये कोई छोटे मोटे हमले नहीं हैं, ये रूस के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के दिल पर एक सोची समझी स्ट्राइक है। और इसका असर जमीन पर दिख भी रहा है। रूस का जो रेडी टू यूज फ्यूल का एक्सपोर्ट है वो कई सालों के सबसे निचले स्तर पर आ गया है। क्रीमिया जैसे कब्जे वाले इलाकों में तो पेट्रोल डीजल की कमी की खबरें भी आ रही हैं। तो पहली नज़र में तो ऐसा ही लगता है कि यूक्रेन की ये स्ट्रैटेजी काम कर रही है, या शायद कहानी में एक ट्विस्ट है। तो असली पहेली तो यही है, अगर रिफाइनरीज जल रही हैं, तैयार ईंधन का एक्सपोर्ट ठप हो गया है, तो फिर पुतिन की वॉर मशीन को चलाने के लिए जो पैसा चाहिए वो आ कहां से रहा है? इसका जवाब तेल की दुनिया के एक ऐसे सीक्रेट में छिपा है जिस पर ज्यादा लोग ध्यान नहीं देते। देखिए, यहां हमें दो तरह के तेल का फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक है रिफाइंड फ्यूल यानी पेट्रोल डीजल, जिसे बनाने वाली फैक्ट्रीज पर यूक्रेन हमला कर रहा है। लेकिन रूस की असली कमाई होती है कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल से, जिसे वो सीधे जमीन से निकालकर बेचता है। और ये क्रूड ऑयल का एक्सपोर्ट बिना किसी रुकावट के जारी है। रूस ने बस अपनी स्ट्रैटेजी बदल दी। तैयार ईंधन नहीं बिखरा, कोई बात नहीं, कच्चा तेल बेचो। और रूस ऐसा कर सकता है क्योंकि उसका एनर्जी नेटवर्क किसी मकड़ी के जाले की तरह पूरे देश में फैला हुआ है। मतलब ये इतना विशाल और इतना फैला हुआ है कि इसे कुछ हमलों से ठप कर देना लगभग नामुमकिन है। जरा इस नंबर को देखिए, 80,000 किलोमीटर। यह है रूस के मेन ऑयल पाइपलाइन नेटवर्क की कुल लंबाई। ये इतना लंबा है कि आप इससे पूरी पृथ्वी के 2 चक्कर लगा सकते हैं। और इसका ज्यादातर हिस्सा यूक्रेन की पहुंच से बहुत दूर साइबेरिया के बर्फीले मैदानों के नीचे सुरक्षित दबा हुआ है। ये नेटवर्क हर दिशा में जाता है। पूर्व में पावर ऑफ साइबेरिया पाइपलाइन सीधे चीन तक तेल पहुंचा रही है। पश्चिम में ध्रुज़बा पाइपलाइन आज भी यूरोप के कुछ हिस्सों को तेल सप्लाई कर रही है। उत्तर में आर्कटिक का समुद्री रास्ता एशिया के लिए खुल गया है, और सुदूर पूर्व में व्लादिवोस्तोक बंदरगाह से तेल के जहाज पूरी दुनिया में जा रहे हैं। मतलब साफ है, रूस अपनी विशाल ज्योग्राफी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। यूक्रेन सिर्फ पश्चिमी रूस की कुछ रिफाइनरीज पर ही हमला कर सकता है, लेकिन रूस का असली खजाना, उसका कच्चा तेल हजारों किलोमीटर दूर से सुरक्षित बहता रहता है। लेकिन क्या ये सब सिर्फ एक रिएक्शन है, या फिर ये किसी बहुत बड़ी सोची समझी योजना का हिस्सा है? इसका जवाब हमें 2014 में क्रीमिया पर हुए कब्जे में मिलता है। वो सिर्फ जमीन पर कब्जा नहीं था, वो एक बहुत बड़ा एनर्जी प्ले था। जरा ये आंकड़ा देखिए, 80%। क्रीमिया पर कब्जा करके रूस ने यूक्रेन के समुद्र में मौजूद लगभग 80% गैस भंडारों पर अपना कंट्रोल कर लिया। एक ही झटके में यूक्रेन के एनर्जी इंडिपेंडेंट बनने का सपना छीन लिया गया। ये रूस की एक सोची समझी चेकमेट वाली चाल थी। स्टेप 1, क्रीमिया पर कब्जा करो। स्टेप 2, वहां के खरबों डॉलर के एनर्जी रिजर्व्स को अपने कंट्रोल में लो। और स्टेप 3, जो सबसे जरूरी था, भविष्य में यूक्रेन को यूरोप के लिए एक एनर्जी सप्लायर बनने से हमेशा के लिए रोक दो। सोचिए, अगर यूक्रेन इन भंडारों का इस्तेमाल कर पाता तो वो यूरोप की रूस पर एनर्जी निर्भरता को सीधी चुनौती दे सकता था। एक्सॉन मोबिल और शेल जैसी बड़ी बड़ी वेस्टर्न कंपनियां वहां इन्वेस्ट करने के लिए तैयार थीं, लेकिन रूस के कब्जे ने इस खेल को हमेशा के लिए बदल दिया। रूस ने सिर्फ यूक्रेन के भविष्य पर ही नहीं, बल्कि यूरोप की एनर्जी सिक्योरिटी पर भी एक तरह से ताला लगा दिया। अच्छा, तो रूस तेल और गैस तो बेच रहा है, लेकिन पश्चिमी देशों के लगाए गए सैंक्शंस का क्या? क्या वो रूस को नहीं रोक पा रहे हैं? यहीं पर कहानी एक और दिलचस्प मोड़ लेती है और हमें शैडो फ्लीट की रहस्यमयी दुनिया में ले जाती है। तो मिलिए शैडो फ्लीट से। ये पुराने जंग लगे तेल टैंकरों का एक भूतिया बेड़ा है। इनके मालिक कौन है पता नहीं, इनका इंश्योरेंस है या नहीं कोई नहीं जानता, और इनका सिर्फ एक ही मकसद है, दुनिया के समंदरों में छिपकर रूसी तेल को उन खरीदारों तक पहुंचाना जिन्हें सैंक्शंस की कोई परवाह नहीं है। और ये कोई छोटा मोटा जुगाड़ नहीं है। अनुमान है कि 500 से ज्यादा तेल टैंकर इस सीक्रेट फ्लीट का हिस्सा हैं।
रूस ने चुपचाप पूरी दुनिया से पुराने जहाज खरीदे और कुछ ही महीनों में सैंक्शंस को तोड़ने के लिए अपनी खुद की एक नेवी तैयार कर ली। लेकिन इस स्ट्रैटेजी में एक बहुत बड़ा खतरा भी है। ये जहाज पुराने और अनसेफ हैं। 2022 से अब तक आग लगने और इंजन फेल होने जैसी 50 से ज़्यादा बड़ी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। ये समंदर में तैरता हुआ एक टाइम बॉम्ब है जो किसी भी दिन एक बहुत बड़ी तबाही का कारण बन सकता है। और अब आते हैं इस पहेली के सबसे हैरान करने वाले हिस्से पे। रूस को पैसा इसलिए भी मिल रहा है क्योंकि जिन पश्चिमी देशों ने ये सैंक्शंस लगाए हैं वो खुद ही उन सैंक्शंस में मौजूद लूप होल्स यानी कि कमियों का फायदा उठा रहे हैं। इस साल सितंबर तक यूरोपियन यूनियन के टोटल गैस इंपोर्ट का लगभग 5वां हिस्सा यानी 19% अब भी सीधे रूस से आ रहा था। ऐसा इसलिए है क्योंकि सैंक्शंस का मुख्य निशाना तेल और कोयला थे। गैस को काफी हद तक खुला छोड़ दिया गया था। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, यूरोपियन यूनियन के देश खुद ही इन नियमों में रास्ते निकाल रहे हैं। हंगरी कहता है कि उसकी रूसी गैस पाइपलाइन को हाथ नहीं लगाया जाना चाहिए। फ्रांस एक प्राइवेट रूसी कंपनी से गैस खरीद रहा है। असल में हर देश अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को पहले रख रहा है और इस फूट का सीधा फायदा रूस को मिल रहा है। तो पूरा खेल कुछ ऐसा है। पश्चिम ने तैयार ईंधन पर बैन लगाया तो रूस ने कच्चा तेल बेचा। पश्चिम ने प्राइस कैप लगाया तो रूस ने शैडो फ्लीट से उसे बेकार कर दिया। पश्चिम ने तेल और कोयले पर सैंक्शन लगाए तो रूस ने गैस बेचना जारी रखा। मतलब पश्चिम की हर एक चाल के लिए रूस के पास एक तोड़ पहले से ही मौजूद था। और ये सब हमें एक बहुत बड़े और मुश्किल सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब एक देश की अर्थव्यवस्था ग्लोबल एनर्जी सिस्टम में इतनी गहराई तक धंसी हुई हो कि वो हमलों और प्रतिबंधों दोनों को झेल सके, तो इस तरह का कोई संघर्ष आखिर खत्म कैसे हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आज किसी के पास नहीं है।